हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। मॉडर्न एज की अगली सीरीज में आज हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, पार्ट 6 को लेकर के। मॉडर्न एज जो कि स्टार्ट होती है 1899 या 1901 से उसे हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जो असली लिटरेचर था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मॉडर्न एज का, वो लिखा गया 1914 के बाद, क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो आउटकम आ रहा था लोगों के ऊपर, उनकी सेंसिबिलिटी को लेकर के, जिस तरीके से एक नोट ऑफ पेसिमिज्म लोगों के अंदर आ रहा था, जो एंजाइटी की सिचुएशन आ रही थी, वो सारा कुछ इस एज के बाद के लिटरेचर में ही हमें दिखाई पड़ता है। तो आइए अपनी आज की वीडियो में देखते हैं हम कुछ अलग ऑथर्स को जिनको हम मॉडर्न एज में इंक्लूड करते हैं। देखिए, द लिटरेचर रिटन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज नोन एज मॉडर्न लिटरेचर, राइट। यानी कि अभी तक हम बात कर रहे थे मॉडर्न एज को लेकर के कि कैसे वो स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया है, सिगमंड फ्राय की किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पब्लिश होती है, और इस पब्लिकेशन के साथ साथ ही हम ये देखते हैं कि एक अलग तरीके की चीजें, यानी कि अभी तक हम विक्टोरियन एज के डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे थे, उसके बाद फिर हम अब मॉडर्न एज में आ गए हैं और फिलॉसफी के साथ साथ साइकोलॉजी भी एक जो डोमिनेंट फैक्टर हो चुका है लिटरेचर में। चाहे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बातें हो, चाहे वो ईगो, सुपर ईगो, या आपका अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड को लेकर के हो, एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें जिस लिटरेचर में डिपिक्ट की जाती है उसे हम मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं, आधुनिक साहित्य। और मॉडर्न लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर का टाइप था जहां पर फ्री वर्स एक डोमिनेंट फॉर्म थी, यानी कि अब ब्लैंक वर्स को लेकर के बातें, इमोशंस को लेकर के बातें करना, पर्सनल एलिमेंट्स को डिपिक्ट करना, ये सब कहीं ना कहीं अब एक पीछे छूटने वाली चीजें हो गई थी। और अब जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था वो जाहिर सी बात है एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म का लिटरेचर लिखा जा रहा था पोएम्स को लेकर के, क्योंकि उस समय जो पोएट्स हैं वो डिपिक्ट कर रहे थे कि क्या पर्सनल एलिमेंट से ज्यादा अब उनके जो आउटर चीजें हो रही हैं, यानी बाहरी जो चीजें हो रही हैं, जो सोसाइटी में घटित हो रहा है, वो ज्यादा डोमिनेंट होता जा रहा था। अब देखिए आगे है, मॉडर्न एज इज कॉल्ड द एज ऑफ एंजाइटी। क्या कहा जाता है इस एज को? द एज ऑफ एंजाइटी। और मैं आपसे पहले भी इस चीज को लेकर के बात कर चुका हूं, ये कैसे ये एक एज ऑफ एंजाइटी है, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जहां पे ह्यूमन बीइंग्स आर सफरिंग फ्रॉम मेनी psychological factors which govern their lives, and a note of pessimism, anxiety was coming into their mind because of the First World War. First World War brought a kind of horrible situation in the life of people, and they were not expecting that they are going to be alive after it. There was so much bombings, there were so much inventions, that all these inventions were bringing a note of disaster in the life of common people. Politicians were playing their bloody game, but the common human beings were becoming the victim of it. They were becoming the victim of all those bad deeds which were caused due to the cat rate competition of money making, or the competition of power, money, etc. All these things led the First World War. If you ever try to get the opportunity that what were the major reasons behind the First World War, then you will come to know that first of all, the currency of pound was becoming dominant, Britain's marine power, and all these things were the governing factor that led the First World War. यहां पे देखिए अब आगे क्या कह रहा है, a note of pessimism and anxiety came in the literature because of World War. किसके कारण? वर्ल्ड वॉर के कारण। पास्टोरलिज्म, यानी कि किसकी बातें? पास्टोरलिज्म,
जब आप सबर्ब एरियाज को लेकर के डील करते हैं। और क्या रोमांटिसिज्म, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इज। सो हियर एंड सच टेंडर क्राइज वर प्लेस्ड, यानी इनको हटा दिया गया, इनको हटा दिया गया कैसे? by unflinching realism, means the literature of modern age had the impact of unflinching realism। वास्तविकता थी यहां पर आकर के। अब हम रोमांटिक चीजों के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब वो दौर चला गया जब नेचर जो है एक सूदिंग फैक्टर हो रही है लोगों के लिए। अब ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जिस तरीके की लाइफ है, लोगों का यह मानना था the literature of modern age must reflect the spirit of the age, and the spirit of the age had the complexity। T.S. Eliot once said that obscurity and complexity are the characteristics of modern poetry, and if there are not such elements, then you are not representing the real features of modern age। So see here, and what else are some other qualities of the representative literature of modern age, यानी कि ये सब क्वालिटी हैं मॉडर्न एज की। इन द मॉडर्न पोइट्री में क्या हो रहा है? many experiments have been made, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इन द टेक्निक। कहां पर? टेक्निक में। फॉर्म एंड स्टाइल टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया है। यहां पे कैसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो फॉर्म है, डिक्शन जो है वो बदल दिया जा रहा है। ब्लैंक वर्स की जगह पे फ्री वर्स आ रही है। फॉर्म, लिखने का तरीका एंड स्टाइल, सब कुछ क्या हो रहा है? बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा है। एंड डिक्शन, व्हाट इज डिक्शन? डिक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन या चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये भी बिल्कुल चेंज हो गया था। वर्स लाइबर, यानी कि फ्री वर्स, इसका मतलब क्या होता है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? फ्री वर्स was the most usual mode of a serious poetry of modern age। ठीक है, ये एक डोमिनेंट फॉर्म था मॉडर्न एज की पोएट्री को लेकर के। अब हम चलते हैं आज के मेजर पोएट्स जो आए इस टाइम पर, और सबसे पहला नाम है विल्फ्रेड ओवेन का। आप देख सकते हैं कि 1893 में जन्म होता है और 1918 यानी महज 26 इयर्स में इस इंसान की डेथ हो जाती है, विल्फ्रेड ओवेन। और मैं आपको बता दूं दैट ही वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द बैटल ऑफ वाइप्रेस एंड सोमी, and these were the battles when Germany used the chemical weapons, यानी उसने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था इन युद्धों में। तो वाइप्रेस और सोमी जैसे युद्धों में विल्फ्रेड ओवेन एक्टिवली इन्वॉल्व थे, एंड ही वाज किल्ड इन एन एक्शन, यानी कि वो सेना में थे और एक्शन में ही वो मारे गए थे, यानी कि युद्ध के टाइम पीरियड पर इनकी डेथ हुई थी। द बेस्ट नोन एंड मोस्ट एंथोलॉगाइज्ड ऑफ द वार पोएट्स, कैसे पोएट हैं वो? वार पोएट्स। रूपर्ट ब्रूक के बारे में कल हमने पढ़ा था। ही इज ऑल्सो वार पोएट, बट he never actively participated in any action, but Wilfred Owen was involved in First World War. He never glorifies the war. Yeah, the main characteristic of Owen's poetry is that his poetry never glorifies the war. War according to him is a curse on humanity. यानी कि उनके हिसाब से वार क्या है? युद्ध एक कर्स है, एक अभिशाप है मानवता के ऊपर। जो हम बातें करते हैं ना, अगर आपने कभी मूवी देखी हो टैंगो चार्ली, तो उसमें कहता है कि एक सर लोगों का जो है बैठा हुआ है वहां पे सोल्जर्स का ग्रुप, और वो दे वर टॉकिंग ऑन सेक्स, वो सेक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो वहां पर एक नया नया सोल्जर जाता है, हमारा बॉबी देओल जो हीरो है, और वो कहता है कि यहां पर कोई आप लोगों के पास और कोई दूसरी बातें नहीं है बात करने के लिए। तो उसमें जो हवलदार है मोहम्मद अली देवगन कहता है कोई तुम्हारे पास दूसरा टॉपिक हो तो सुलझाओ, समझाओ क्या है। उनका ये पहाड़, ये वादियां, ये जंगल कितना अच्छा है। तो वहां पर उनका स्टेटमेंट आता है कि यहां पर कभी कभी हफ्ते और 10 दिन तक लगातार गोलियां चलती हैं।
तब ना पहाड़ याद आते हैं, ना जंगल, ना वादियां। उस समय आपको सिर्फ अपनी जान की फिक्र होती है। जब 0.9 mm की गोली या 9 mm की गोली क्या होती है, कान के बगल से गुजरती है, तो कोई भी देशभक्ति और कुछ भी चीजें नहीं याद होती हैं। उस समय सिर्फ आपको अपनी जान बचाने की फिक्र होती है, बस। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ अ सोल्जर्स लाइफ। कहता है वो, कहता है कि तुम भाग नहीं सकते हो यहां से। क्यों? क्योंकि तुमने देशवासियों से कर्ज लिया है। बस इतनी सी बात है। हम देशभक्ति की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हु बियर्स अ ब्रंट ऑन द बॉर्डर और एनी अदर एरियाज वेयर यू नो द इंसर्जेंसीज और एनी अदर टेररिस्ट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. So think about the situation of those soldiers who are living such disastrous life. They don't have their tomorrow, right? How? Because it, you know, anytime they could die. They can die. तो ये सिचुएशन होती है. अब यहां पे विल्फ्रेड ओवेन जो खुद एक्शन में रहा है, जो खुद वॉर में रहा है, उसे समझ में आती है वॉर की रियलिटी क्या है. हमेशा बात करते हैं युद्ध हो जाएगा, ये सब. नो, वॉर इज नॉट. बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स जिन्होंने वॉर को बताया दैट इट इज अ फाइनल लास्ट सोल्यूशन. यानी इससे पहले बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे मुद्दों को हम क्या करते हैं, उसको हम एक टेबल पर ही सुलझाते हैं, वॉर से नहीं. तो यही बात है यहां पर. देखिए क्या है, ओवेन गेव द स्लोगन फॉर द वॉर पोएट्री. क्या स्लोगन था? माई सब्जेक्ट इज वॉर. मेरा सब्जेक्ट क्या है? वॉर है. एंड द पिटी ऑफ वॉर, और वॉर से पिटी, द पोएट्री इज इन द पिटी. और मेरी जो पोएट्री है वो कहां पर? पिटी में है. मैं देख रहा हूं लोगों को, सोल्जर्स को मरते हुए, और ये जो हालत है ना, ये ठीक नहीं है. इन ओवेंस पोएट्री, ओवेंस की पोएट्री में देयर इज नो हीरो, ओनली डरलिक्ट्स एंड हांटेड एंड नोवेयर डू वी सी पैट्रियोटिज्म. यानी इनके यहां पर पोएम्स में हमें कोई भी हीरो नहीं दिखता है. बस कैसे लोग हैं? हांटेड, डरे हुए, एंड नोवेयर डू वी सी पैट्रियोटिज्म, और हमें कहीं भी देशभक्ति नहीं दिखती है, एंड नेशनलिज्म, और राष्ट्रवाद भी कहीं नहीं दिखता है. ऑल ऑफ हिज पोएम्स हैव बीन कंपोज्ड इन स्लाइटली ओवर अ ईयर. उनकी सारी पोएम्स एक साल में कंपोज की गई हैं. कब से? फ्रॉम अगस्त, राइट, 1917 1917 टू सितंबर 1918. यानी सारी पोएम सिर्फ एक साल के इस टाइम पीरियड के दौरान उसको किया गया है, लिखा गया है. क्योंकि उसके बाद इन नवंबर 1918 ही वाज किल्ड इन एन एक्शन एट द एज ऑफ 25. यानी 25 साल की उम्र में क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है एक एक्शन में. हिज फेमस पोएम्स आर, कौन सी है? देखिए, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, डिसेबल्ड, स्ट्रेंज मीटिंग, और क्या है? द सेंट्री dulls at decorum est. And this is the poem that I am going to teach you today. The dead beat. Next poem is the dead beat, and finally the send off, etc. So these are the famous poems of Wilfred Owen. Now we have another name, W.H. Auden. W.H. Auden, and I always talk about his poem, you know, in the memory of W.B. Yeats. If you remember that while teaching Rudyard Kipling, I told you that Rudyard Kipling, you know, was a staunch supporter of imperial policy. And W.H. Auden, in his famous poem In the Memory of W.B. Yeats, writes that time pardoned everything. Time pardoned Kipling's ideas. किपलिंग के लिए क्या था? उनके लिए ये चीजें धर्म की तरीके से थी. इंपीरियलिज्म में वो एक साहब के बेटे थे, साहब वाला एटीट्यूड था उनके अंदर. अब यहाँ पे W.H. Auden, he became an American citizen in 1939. यानी क्या थे वो? एक अमेरिकन सिटीजन बन गए. कब? 1939 में. He was awarded the Pulitzer Prize. Pulitzer Prize, फेमस अमेरिकन प्राइज. और इंडिया की झुंपा लहरी को, क्या नाम है? झुंपा लहरी को किस नॉवेल के लिए? उनके द नेम सेक के लिए मिला है. सॉरी, किसके लिए? इंटरप्रिटर ऑफ मेलोडीज के लिए. इंटरप्रिटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है. ठीक है. तो उनकी द एज ऑफ एंजाइटी 1947, और यही मॉडर्न एज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एज ऑफ एंजाइटी के नाम से. वही है. ही रिमेन्ड अ होमोसेक्सुअल
ठीक है, एक होमोसेक्सुअल थे एंड हैड रिलेशनशिप विद क्रिस्टोफर आइसरवुड, और इनके संबंध किनके साथ में थे? क्रिस्टोफर आइसरवुड। और ये कैसे नॉवेलिस्ट थे? अ नॉवेलिस्ट हु डिपिक्टेड वेदांत दर्शन ऑफ हिंदू माइथोलॉजी इन हिज नॉवेल्स, यानी एक ऐसे नॉवेलिस्ट थे जो वेदांत दर्शन को अपनी नॉवेल्स में डिपिक्ट करते थे। हिज फेमस पोएम्स आर फ्यूनरल ब्लूज, कौन सी? फ्यूनरल ब्लूज, September 1, 1939, The Shield of Achilles, and it's a very famous poem, The Shield of Achilles, that where, there is there is Achilles' mother Thetis, and he is saying the shield of Achilles, and now this shield of Achilles is different from that one which he, wore in the war of Troy. Here she is looking at the contrast of society, that how things have gone changed. The shield of Achilles, I will tell you, I will teach you whenever I will get the opportunity. And now for the time being, next poem is from the time being, and the sea and the mirror, and in the memory of W.B. Yeats, and finally The Unknown Citizen, a very famous poem that was also prescribed, in the University of Allahabad's syllabus in BA first year, I think. The Unknown Citizen, or second year, The Unknown Citizen, where there was a number JS07M378. मनोज सर ने पढ़ाई थी ये पोयम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। JS07M378, और हम लोगों ने उसमें पढ़ा द अननोन सिटीजन। यहां पे बात ये है कि इंसान की आइडेंटिटी महज सिर्फ आकर के एक नंबर पर टिक गई है। वो खुश है, वो सही नहीं है, मतलब ये सब कुछ बताया जाता है उसके बारे में कि वो रोज पेपर खरीदता था, उसके 5 बच्चे थे, उसकी हालत ऐसी थी, ऐसा था, लेकिन लास्ट में एक सवाल करता है पोएट, वाज ही फ्री, वाज ही हैप्पी? ठीक है, द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, क्या वो आजाद था, क्या वो खुश था? दिस क्वेश्चन इज एब्सर्ड। ये क्वेश्चन क्या है? वो एब्सर्ड है, पूछना है इसका गलत है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, राइट। एंड नाउ वी हैव अनदर ऑथर, डिलन थॉमस, 1914 to 1953, 1914 में जन्म होता है, और 1953, बहुत ज्यादा इनकी भी डेट नहीं चलती है, ठीक है, एज, उम्र, और ये डेथ हो जाती है इनकी 1953 में। ही वॉज अ वेल्स, एक वेल्स थे। His famous poems are, do not go gentle into that good night air, do not go gentle into that good night air, और ये क्या है? एक विलिनल है। क्या है? एक विलिनल। विलिनल क्या होता है? 19 लाइन पोयम, 19 लाइन पोयम, ठीक है, इस तरीके से वो चलता है विलिनल। उसके बाद एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, अगली पोयम है डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, इस तरीके से। और लास्ट में हमारे ऑथर हैं फिलिप लार्किन। कौन से ऑथर हैं? फिलिप लार्किन, और 1922 में इनका जन्म हुआ था, 1985 लास्ट नहीं है, अभी और भी है, 1922 में इनका जन्म हुआ, 1985 में इनकी डेथ होती है। हिज सूडोनिम, सूडोनिम क्या होता है? पेन नेम इज ब्रूनेट कोलमैन, इनका पेन नेम क्या है? ब्रूनेट कोलमैन। हिज फेमस पोएम्स आर, इनकी फेमस पोएम्स है कौन सी? एनस मिराबिलिस, ठीक है, और ये नाम आप जानते हो, कई बार आ चुका है। ऑल्सो बाय जॉन डन, यहां पे मैंने आपको लिखा भी है कि जॉन डन ने भी इस पोएम को लिखा हुआ है। इट मीन्स अ रिमार्केबल ईयर, इसका मतलब क्या होता है? रिमार्केबल ईयर। गैदरिंग वुड, और कौन सी पोएम है? गैदरिंग वुड, द हॉर्न्स ऑफ द मॉर्निंग, द हॉर्न्स ऑफ द मॉर्निंग, और फाइनली कौन सी? चर्च गोइंग। ये सारी इनकी पोएम्स हैं। अब लास्ट ऑथर है टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस 1930 में इनका जन्म होता है, और 1998 में इनकी डेथ होती है। टेड ह्यूजेस इज फेमस not only for his poetry, but he is also an infamous personality. And why infamous? Because he was married to Sylvia Plath. Sylvia Plath, yes, the famous confessional poetry writer Sylvia Plath, who committed suicide. और सुसाइड क्यों किया? ऐसा माना जाता है कि टेड ह्यूजेस
के साथ उनके जो संबंध थे वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी नहीं थे, और कभी कभी क्या होता था कि ये जो रिलेशनशिप थी वो वायलेंट भी हो जाती थी। यानी टेड ह्यूजेस बहुत जो है मारते वगैरह भी थे सिल्विया प्लाथ को, और बाद में इन चीजों से तंग आकर के सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर लिया था। समझ रहे हैं, उन्होंने अपना ओवन में चेहरा डाल दिया था और उससे उनकी मौत हो गई थी सफोकेट होकर के। समझ रहे हैं, और सिल्विया प्लाथ के बेटे ने भी सुसाइड किया था। सिल्विया प्लाथ के बेटे ने भी सुसाइड किया, उसकी मां तो सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड किया ही है, उसके स्टेप जो मदर थी उन्होंने भी सुसाइड किया था। ये पूरा परिवार ही आत्महत्या करने वाला था, जिस तरीके से अर्नेस्ट हेमिंग्वे का परिवार था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने आप को गोली से जो है मार करके शूट किया था, और उनके पिता ने भी ऐसे ही अपने आप को मारा हुआ था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जी हाँ वही ओल्ड मैन एंड द सी वाले। इनको देखिए, he served poet laureate from 1984 till his death in 1998, 1998 तक। He was married to a famous writer of his time, एक अपने फेमस राइटर उस समय की जिनसे शादी हुई थी, इनका नाम क्या था, सिल्विया प्लाथ, एन अमेरिकन, और वो क्या थी, एक अमेरिकन थी। His famous works are, कौन सी है देखिए, The Hawk in the Rain, कौन सा, The Hawk in the Rain, Crow, From the Life and Songs of the Crow 1970 में पब्लिश हुई थी, और GICLT में इनकी फेमस पोयम एक प्रिस्क्राइब भी है जिसका नाम क्या है, क्रो अलाइट्स। क्रो अलाइट्स, कौवा उतर रहा है, उसको लेकर के बातें हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको क्रो अलाइट्स। जी हां, अब अगले ऑथर हैं सिगफ्रीड सेसॉन। क्या नाम है, सिगफ्रीड सेसॉन, और 1886 टू 1967। मुझे बार बार लग रहा है कि ऑथर्स की लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन वो अभी हैं, ठीक है। तो 1886 में इनका जन्म हुआ था, 1967 में इनकी डेथ हुई। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ विल्फ्रेड ओवेन, वो भी क्या है, ठीक है, विल्फ्रेड ओवेन के फ्रेंड हैं। अ राइटर एंड सोल्जर, भी क्या है, एक राइटर और सोल्जर है। ही इज फेमस फॉर हिज सस्टॉन ट्रायलॉजी, इसके लिए सस्टॉन ट्रायलॉजी के लिए फेमस है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी खुद की आत्मकथा है। उसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन सा, मेमोइर्स फॉर हंटिंग मैन जो कि पब्लिश हुआ 1928, मेमोइर्स ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर जो कि पब्लिश हुआ 1930 में, और तीसरा है सस्टॉन्स प्रोग्रेस जो कि पब्लिश हुई 1936 में। इन 1937 में all 3 books were printed in one. नोट में क्या है, he has written the biography of जॉर्ज मेरेडिथ। कौन है जॉर्ज मेरेडिथ, और इनकी किस सलाह पर टॉमस हार्डी ने अपने एक नॉवेल को पब्लिश नहीं किया। कौन सा नॉवेल है वो, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। कौन सा नॉवेल था जिसको टॉमस हार्डी ने जॉर्ज मेरेडिथ की एडवाइस पर पब्लिश नहीं किया, ठीक है। अगले ही ऑथर हैं सिल्विया प्लाथ, जिनके बारे में बात हो रही थी। 1932 में इनका जन्म हुआ, 1963 महज कितने 32 साल के आसपास इनकी मौत हो जाती है। सी वॉज एन अमेरिकन, ये एक अमेरिकन थी, एंड द वाइफ ऑफ फेमस ऑथर टेड ह्यूजेस, इनकी पत्नी भी हैं। सी कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 30। सी इज फेमस फॉर हर कन्फेशनल पोएट्री, ये क्या है, फेमस हैं अपनी किसके लिए, कन्फेशनल पोएट्री को लेकर के, ठीक है। शी वन द पुलित्जर प्राइज फॉर हर पोएट्री पोस्टुमसली इन द ईयर 1982, यानी पोस्टुमसली का मतलब क्या है, आफ्टर डेथ। इनको क्या होता है, 1982 में इनको पुलित्जर प्राइज मिलता है पोस्टुमसली, यानी इनकी मौत के बाद। और डेथ कैसे हुई मैं आपको बता ही चुका हूं। हर फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स आर लेडी लेजारस। लेडी लेजारस, ये आपको लेजारस कहां मिलेंगे, आई लेजारस कम फ्रॉम द डेड, कहां की लाइन है, आप लोगों को ये एक होमवर्क है आज का, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, आई लेजारस कम फ्रॉम द डेड। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया है इसे, आई लेजारस कम फ्रॉम द डेड टू टेल यू ऑल। कहां की लाइन है ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में आज। डैडी, अगली फेमस पोएम कौन सी है, डैडी, द मून एंड द यू ट्री, द मून एंड द यू ट्री। उसके बाद मॉर्निंग सॉन्ग, ठीक है। फिर मिरर, मिरर एक फेमस पोएम है जो कि जेंडर स्टडीज में काफी पॉपुलर है।
मिरर और डैडी दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब भी हैं। मौका मिलेगा मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा ये पोएम्स, मिरर और डैडी। चलिए, नोट हर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल द बेल जार, क्या नाम है, द बेल जार was published posthumously in the year 1963 under the pseudonym Victoria Lucas। यानी अगर आपसे नाम पूछा जाता है, ठीक है, कि सिल्विया प्लाथ का क्या नाम है pseudonym, तो आप बता सकते हैं विक्टोरिया ल्यूकस। नाउ वी हैव द फेमस पोएम Dulce et Decorum Est and the further words of this statement is pro patria मोरी। डल्स एट डेकोरम एट एस्ट प्रो पाट्रिया मोरिस का मतलब क्या है, इट इज बेटर एंड सिमली थिंग टू डाई फॉर वंस कंट्री। यानी एक बहुत ही बेहतर और रुतबे की बात होती है जब आप क्या होते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं। और ये बात क्या हो रही है, ये एक आयरनिकल स्टेटमेंट है। यानी विल्फ्रेड ओवेन की जो पोएम है वो आयरनिकली इस बात को कह रही है कि अपने देश के लिए मरना बहुत क्या होती है, शान की बात होती है, फक्र की बात होती है। लेकिन इस पोयम को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा जो टाइटल है वो अपने आप में आयरनिकल है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बात कर रहा है देश के लिए मरने की बात, बिल्कुल गौरवशाली उसके लिए नहीं है। और कैसे, देखिए, बेंट डबल यहां पर बात कर रहा है वो विल्फ्रेड ओवेन की वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और शाम का समय हो चुका है, युद्ध का जो बिगुल है वो बच चुका है, यानी कि खत्म होने वाला। और ये क्या हो रहे हैं, ये लौट रहे हैं बेंट डबल लाइक ओल्ड बेगर्स। मेटाफर देख सकते हैं किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बेंट डबल झुक गए हैं, झुक करके एकदम से, ठीक है, एकदम से क्या हो गया, डबल हो चुके हैं। सारा जिस्म झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बताइएगा किसका शेर है ये, सारा जिस्म झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बताइएगा, यही हालत है यहां पे। बेंट डबल झुक गए हैं बेचारे एकदम से, लाइक ओल्ड बेगर्स, जैसे क्या होते हैं बूढ़े भिखारी। ओल्ड बेगर्स अंडर सेक्स, सेक्स मतलब जानते क्या होता है, कपड़े पुराने जो होते हैं, फटे वगैरह चिथड़े जो हैं, उसमें भिखारी जैसे झुक जाता है। ये हालत हो गई किनकी, इन सोल्जर्स की। बेंट डबल लाइक ओल्ड बेगर्स अंडर सेक्स, नॉक नीड, क्या हो रही सिचुएशन, नॉक नीड, घुटने क्या हो गए, खिसक करके, यानी कि वो गिरते पड़ते घुटने उनके वो क्या हो चुके हैं, वो अब सही से काम करना बंद कर चुके हैं। नॉक नीड, समझ रहे हैं, यानी कि जो नीज हैं आर नॉट, ठीक है, वर्किंग प्रॉपरली, नॉक हो चुके हैं वो। कफिंग, खांस रहे हैं, लाइक हैग्स, किसकी तरीके से, लाइक हैग्स, पिग्स की तरीके से, लाइक हैग्स, वी कस्ट थ्रू स्लज, और हम क्या कर रहे हैं, वी कस्ट थ्रू स्लज, हम चलते वक्त कर्स कर रहे हैं, श्राप कर रहे हैं। ठीक है, स्लज मींस क्या होता है, कीचड़, यानी कि जो जगह है उसको लेकर के हम कैसे अपने मन में बैठे हुए हैं कि ये कीचड़ में कहां हम फंस चुके हैं, ये दलदल से भरी हुई जगह है और यहां पर हम युद्ध को लड़ रहे हैं थ्रू स्लज। टिल ऑन द हॉन्टिंग फ्लेयर्स, तभी क्या हो रहा है, टिल ऑन द हॉन्टिंग फ्लेयर्स वी टर्न्ड आवर बैक्स, तभी हमने क्या हुआ, हॉन्टिंग मींस डरा देने वाली, डरा देने वाली, फ्लेयर्स मींस क्या होता है, चमकती हुई जो रोशनी है, क्या हुआ, वी टर्न्ड आवर बैक्स, हम क्या होते हैं, पीछे मुड़ते हैं। जो रोशनी जलना स्टार्ट होती है और इंडिकेशन हो रहा था कि युद्ध अब खत्म हो चुका है, अब आप मुड़ सकते हैं, यानी बाहर वापस जा सकते हैं। एंड टुवर्ड्स आवर डिस्टेंट रेस्ट बिगेन टू ट्रस्ट, ठीक है, क्या हो रहा है, जहां पे एंड टुवर्ड्स आवर डिस्टेंट रेस्ट, जिस ओर क्या है हमारी जो रेस्ट है, बिगेन टू ट्रज, ट्रज मींस क्या होता है, चलना, मूव, यानी क्या है कि हम अब कहां पर जा रहे थे, हम अब क्या हो रहे हैं, हम अब चल रहे हैं किसकी ओर, जहां पर हमें रेस्ट करना है, ठीक है। और ट्रस्ट का मतलब मूव, यू नो, बट कैसे, परेशानी से, परेशानी से चलना, परेशानी से चलना, उस ओर जा रहे हैं।
men marched asleep। और कैसे जा रहे हैं लोग? marched asleep। asleep को मतलब क्या हो रहा है? नींद में है, इतना थक चुके हैं बेचारे कि ये हालत हो गई इनकी, नींद में चल रहे हैं। यानी स्थिति कैसी हो चुकी है? सोमनैम्बुलिज्म को लेकर के। सोमनैम्बुलिज्म जो लेडी मैकबेथ को बीमारी थी, वो वाली हालत हो गई इन सबकी। Many had lost their boots। बहुत सारे सोल्जर्स क्या हुए थे? अपने बूट्स को खो दिए थे। They had lost their boots। उनके जूते खो चुके थे, ठीक है। But limped on। लेकिन लड़खड़ा करके चल रहे हैं। Blood sort। खून से भरे हुए लथपथ है एकदम। Blood sort। All went lame। सब के सब लंगड़े हो चुके हैं। ऑल ब्लाइंड। सबके सब अंधे हो चुके हैं, क्योंकि इतना थक गए हैं लड़ करके कि आंखें जो हैं वो अपने आप बंद सी हुई जा रही हैं। ऑल ब्लाइंड। ड्रंक विद फैटिग। थकान से भर चुके हैं। फैटिग मींस क्या होता है? थकान। डीफ इवन टू द हुड्स ऑफ गैस सेल्स ड्रॉपिंग सॉफ्टली बिहाइंड। डीफ मींस बहरे हो चुके हैं। इवन टू द हुड्स। हुड्स मींस क्या है? वॉइस, आवाज को लेकर के। किसकी आवाज? ऑफ गैस सेल्स। गैस के जो गोले हैं, यानी मैंने आपको बताया कि जर्मनी ने इस युद्ध में कैसे केमिकल गैसेस का इस्तेमाल किया था। तो क्या हो रहा है? ऑफ गैस सेल्स ड्रॉपिंग सॉफ्टली बिहाइंड। और इस समय जो गैस के गोले हैं वो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत धीरे से बिहाइंड यानी पीछे की ओर गिरा दिए गए। सॉफ्टली बिहाइंड। और कैसे? देखिए, तभी कमांडर का आदेश आता है, गैस गैस क्विक बॉयज। ठीक है, गैस गैस क्विक बॉयज, जल्दी करो सोल्जर्स। एन एक्सटेसी। एक्सटेसी मींस क्या होता है? जल्दी, ठीक है। एक्सटेसी ऑफ फंबलिंग। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? फंबलिंग, हम भाग रहे हैं। ऑफ फंबलिंग। और क्या? फिटिंग द क्लमजी हेलमेट्स। कौन सा फिगर आप स्पीच होगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट फिटिंग द क्लमजी हेलमेट्स। क्लमजी मींस क्या होता है? लड़खड़ाना। यानी समझ रहे हैं, वहां पर हेलमेट नहीं लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं सोल्जर्स। लेकिन बता रहा है फिटिंग द क्लमजी हेलमेट्स जस्ट इन टाइम। और हम क्या कर रहे हैं? लड़खड़ा करके जो हेलमेट्स गिरे हुए हैं उनको हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं। बट समवन स्टिल वाज येलिंग। लेकिन अभी भी कोई क्या था? वो चिल्ला रहा था। बट समवन वाज स्टिल येलिंग। अभी भी कोई था जो चिल्ला रहा था। आउट एंड स्टम्बलिंग। और क्या कर रहा था? लड़खड़ा करके चल रहा था। स्टम्बलिंग एंड फ्लाउंड रिंग लाइक अ मैन इन फायर और लाइन। ठीक है, कह रहा एंड फ्लाउंड। और ऐसी उसकी हालत हो गई थी जैसे क्या कर दिया गया उसे? फ्लाउंड रिंग लाइक अ मैन इन फायर और लाइन। इस तरीके से हालत थी जैसे कि किसी इंसान को कहां पर? फायर, आग में डाल दिया गया हो, या लाइन मींस चूने में। इस तरीके से थी हालत उसकी। डिप थ्रू द मिस्टी पेन्स एंड थिक ग्रीन लाइट। ठीक है, एकदम से हरे रंग की जो लाइट है उसमें डिम थ्रू द मिस्टी पेन्स। ठीक है, कैसे? धुंध से भरे हुए कांच में। एंड थिक ग्रीन लाइट। और ये जो एकदम हरे रंग की रोशनी है, एज अंडर अ ग्रीन सी। यानी जो केमिकल गैस है उसकी स्थिति बता रहा है कि ये हरे रंग की गैस हुआ करती थी। जैसे ही बाहर आई ऐसा लगा कि मिस्टी पेन्स जो हमने हेलमेट्स पहने हुए हैं उन पर एक धुंध सी छा गई है। एंड थिक ग्रीन लाइट, एक गहरे अंधकार में, सॉरी कौन सी? ग्रीन, हरे रंग की लाइट। एज अंडर अ ग्रीन सी, जैसे क्या हो? हरे रंग के समुद्र में। आई सॉ हिम ड्रोनिंग। मैं उसे देख रहा था डूबते हुए। इसका मतलब क्या कि वो इंसान जो है वो हेलमेट को पहन नहीं पाया और गैस जो होती है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। और जब बॉडी में एंटर कर गई तो पूरा ग्रीन कलर का उसका, समझ रहे हैं, हालत हो गई थी। अब अभी देखिए कह रहा है इन ऑल माई ड्रीम्स। उसके बाद से जब भी मैंने कभी सपना देखा, बिफोर माई हेल्पलेस साइट। अपनी आंखें कैसी हैं? हेल्पलेस हैं। यानी कि वहां पर वो क्या है? वो एकदम से बेबस हैं मेरी आंखें उस समय। और क्या? ही प्लंक्स एट मी। ठीक है, वो मेरी तरफ उछल करके आता है। गटरिंग, गटरिंग मींस क्या होता है? गटर से भरा हुआ। चोकिंग, गला एकदम से रूंधा है।
ड्रोनिंग, डूब रहा है वो इंसान, यानी कि वो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि गैस की बॉडी में एंटर कर गई है और वो पल पल मर रहा है। गटरिंग, choking and droning. If in some smothering dreams, कह रहा है if in some, ठीक है, smothering dreams, अगर कभी भी, ठीक है, आपको ऐसा सपना आए, स्मॉदरिंग मतलब क्या होता है, नाक और, ठीक है, मुंह को बंद करके मारना, ठीक है, इफ इन सम स्मॉदरिंग ड्रीम्स यू टू कुड पेस, आप भी क्या कर सकते, पेस चलते, बिहाइंड द वैगन दैट वी फ्लंग हिम इन। कह रहा है कि अगर आप सपने में भी इमेजिन करिए, कैसा सपना, जहां पे क्या होता है, लोगों को, ठीक है, उनका फेस, उनका चेहरा, उनका मुंह और नाक दबा करके जान ले ली जाती है, जिनकी उस समय हालत समझिए, यू टू कुड पेस, आप भी चलते, बिहाइंड द वैगन, वैगन मींस क्या है, व्हीकल, उस गाड़ी के पीछे, दैट वी फ्लंग हिम इन, जिसमें हमने क्या किया, उस बंदे को पीछे फेंक दिया। यानी उसको हम जब उसके बॉडी में ये गैस एंटर कर जाती है तो उसके बाद हमने जहां पर गाड़ी में पीछे उसको रखा हुआ था अपनी में, एंड वॉच द वाइट आईज, और काश आपको मौका मिलता कि आप उन सफेदी से भरी आंखों को देखते, सफेद हो गई हैं जो कैसे, रीडिंग इन हिज फेस, रीडिंग मींस इन हिज फेस, रीडिंग मतलब छटपटाना, ठीक है, आंखें जो कैसी हैं, छटपटा रही हैं, इन हिज फेस, उसके चेहरे पर, हिज हैंगिंग फेस, उसका चेहरा लटका हुआ है, लाइक अ डेविल सिक ऑफ सिन, जैसे क्या हो, एक राक्षस, किससे, पाप से बीमार हो चुका हो, पाप से वो डर चुका हो। अब आप समझ रहे हैं, राक्षस जिसका काम ही है पाप करना, वो अब पाप करते करते थक चुका हो, वैसी हालत हो गई थी उस इंसान की, लाइक अ डेविल सिक ऑफ सिन। इफ यू कुड हियर, अगर आप सुन सकते, क्या सुन सकते, एट एवरी जोल्ट, जितनी बार झटके लग रहे थे, द ब्लड, जो खून था वो क्या हो रहा था, द ब्लड कम गार्गलिंग फ्रॉम द फ्रॉथ करप्टेड लंग्स, करप्टेड मींस अब जो खराब हो चुके हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कम गार्गलिंग, जो खून था वो गार्गल के रूप में, गरारे के रूप में मुंह से बाहर निकल करके आता जितनी बार झटका लगता था। और ये खून कहां से आ रहा था, लंग्स मींस फेफड़ों से, जो गैस के जाने से अब एकदम से काम करना बंद कर दिए हैं। ऑब्सीन एज कैंसर, इतना बुरा नजारा था जैसे कि किसी को कैंसर हुआ हो। बिटर एज द कड, और कैसे, एकदम से जैसे बिटर एज द कड ऑफ वाइल, जैसे कोई नीच और कपटी आदमी, कड मींस क्या होता है, जुगाली करना, उस तरीके से हालत उसकी हो गई थी। इनक्यूरेबल सोर्स ऑन इनोसेंट टंग्स, इनक्यूरेबल सोर्स, और समझ रहे हैं, ऐसा दर्द जिसका कोई क्योर ही नहीं है, इलाज ही नहीं है, ऑन इनोसेंट टंग्स, हम सब की जुबान पे, कि हम सब कहां पर आ गए हैं। क्या लड़ाई का मंजर इस तरीके से होना चाहिए कि इंसान इतनी विभत्सा पे आ जाए कि आप केमिकल गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हो, इंसान की हालत कैसी हो गई, चूने में डाल दिया जाए तो चूने में जैसे क्या होता है, पानी में चूना डालने पर ऐसे अल्सर्स निकल आते हैं, फूलते हैं उसमें से फफोले, उसी तरीके से इंसान की हालत हो गई है। तो कह रहा है अगर आप ये सब देख लेते ना तो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू वुड नॉट टेल, तो आप बताते ना, विथ सच हाई जेस्ट, इतनी बड़ी अच्छी तरीके से, टू चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, आर्डेंट फॉर सम डेस्परेट ग्लोरी, की वो एक डेस्परेट ग्लोरी अपने आप में क्या है, एक ये पर्सोनिफिकेशन है कि एक डेस्परेट ग्लोरी के बारे में आप इतना शान से ना बताते। और ग्लोरी कौन सी है, द ओल्ड लाई, पुराना झूठ है ये, कौन सा झूठ, डल्स एट डेकोरम एस्ट प्रो पाट्रिया मोरी, दैट इट इज बेटर टू डाई फॉर वंस कंट्री, दैट इट इज बेटर टू डाई फॉर वंस कंट्री, की अपने देश के लिए शहादत देना एक फक्र की बात होती है। अगर आप वो नजारा वहां पर देख लिए होते तो आप इन सब चीजों की बात कभी भी करते ही ना। देशभक्ति का ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान को आप क्या करें, जिस तरीके से चूने को पानी में डाल दिया जाता है और वो उफनने लगता है, उस तरीके से उसकी हालत हो जाए, और ऐसी जगहों पर भेजना मरने के लिए कि मौत भी क्या हो जाए, अपने आप में देख करके आहत हो जाए, कि इंसान जिसको ईश्वर ने बनाया अच्छे कामों के लिए, नेक कामों के लिए, आज उसकी कौन सी हालत हो चुकी है।
ठीक है, तो इस अपनी वीडियो में हमने बात की कुछ ऑथर्स को लेकर के। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक नए ऑथर को लेकर के, और वो हैं टी.एस. एलियट। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग अपने जरूर लाइक और कमेंट के जरिए बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।